नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रा अवस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राइटर्स के हवाले मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो सऊदी अरब में और इजराइल में एक समझौता होने वाला था, सैन्य समझौता, शांति समझौता, और वो एक तरह से रद्द हो गया था। रद्द नहीं कहना चाहिए ठंडे बस्ते में चला गया था, तो वो फिर से रिवाइव हो रहा है। अब इसमें 2-3 बिंदु समझने वाले हैं। पहली बात तो ये जो समझौता है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दूसरा, भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि आज हम बैठकर यहाँ पर इस पर बात करें। दूसरी बात यह है कि समझौता क्यों एक बार बीच में डिरेल हो गया था, ठंडे बस्ते में चला गया था, और अब ये क्यों वापस शुरू हो रहा है। तीसरी बात यह है कि समझौते में जो 3 मुख्य स्टेक होल्डर्स हैं, पहला क्या है, सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका, तीनों को इससे क्या फायदे नुकसान होने वाले हैं। ये 3 चीज़ों को हमको समझना है। अब सबसे पहले हम ये देखें कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर सऊदी अरब इजराइल के बीच में एक समझौता होता है तो ये मिडिल ईस्ट में शांति का एक नया युग शुरू करेगा। एक समय की बात है जब मिडिल स्प्रिंग की शुरुआत हो रही थी, उस समय भी सऊदी अरब और 1-2 बड़े देश मिलकर चाहते थे कि एक यहाँ पर शांति के समझौते हो जाएं, जो उस समय अमेरिका को पसंद नहीं आया था क्योंकि इससे अरब कंट्रीज बहुत ताकतवर हो जाते। तो आज अगर ये समझौता होता है तो ये न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि दुनिया का ही सिनेरियो बदल देगा। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब जो है वो ईरान से परेशान रहता है। इजराइल को भी लगता है कि सबसे ज़्यादा उसके पीछे ईरानी है, और ये सच भी है। हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हुती हो, सबको फंडिंग का काम ये माना जाता है कि ईरान कर रहा है, और ये जो है पूरी दुनिया की नाक में दम किए रहते हैं। तो अगर ये एक साथ मिलते हैं और थोड़ा ईरान कमज़ोर होता है तो एक दुनिया की शांति के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा, ईरान से अमेरिका तो यूं ही परेशान रहता है क्योंकि ईरान हमेशा उसकी हेजेमोनी को चैलेंज करता रहता है और उसके लगाए हुए कोई सैंक्शन वैंक्शन उस पर ज़्यादा असर नहीं करते, और वो अपना एक जो एटमिक प्रोग्राम है उसको लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। इजराइल को डर है कि अगर ये एटम बम बना और इसने जो कह रहा है कि इस्लामिक बम होगा, तो ये सबसे बड़ा खतरा हो जाएगा इजराइल के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के एटम बम क्या कर रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम है। उसने अभी बेचे नहीं, उसने इस्तेमाल नहीं किए, तो पाकिस्तान की तो कहानी अलग है। बात यहाँ पर ईरान की हो रही है। अच्छा, ईरान है आतंकवाद से पीड़ित, भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन एक वक्त था जबकि सारी दुनिया में रेडिकलाइजेशन के लिए फंडिंग सऊदी अरब करता था। अब अगर सऊदी अरब किसी इस तरह के एक समझौते की ओर आ रहा है, मतलब उसकी सोच में कुछ चेंज आया है, ये इससे पुख्ता हो जाएगा, और शायद इससे जो आतंकवाद की मुसीबत है उससे दुनिया में थोड़ी सी राहत आएगी। अब ये तो बात हो गई कि क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों ये विश्व के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब हम ये बात करते हैं कि ये समझौता तो बहुत दिनों से होने की बात चल रही थी। ऐसी क्या स्थिति आई कि समझौता हो नहीं पाया था। मतलब पैंडेमिक के पहले से ये बातें हो रही थी कि समझौता होगा, और वो जो ट्रंप ने मीटिंग्स कराई थी, ऐसा लग रहा था इसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब ऐसे क्यों हुआ कि ये नहीं हो पाया। देखिए, जब सब कुछ एकदम पक गया था, होने को था, तो अचानक हमास आतंकवादी हमला करता है इजराइल पर, और वो जो इजरायली उसका जवाब देते हैं, वो जवाब इतना ज़्यादा तेज होता है। अब वो इतना तेज जवाब क्यों है, इसको लेके इजराइल की अपनी एक थ्योरी है, मंशा है। सही है कि नहीं है, ये तो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन हाँ, उसने इतना ज़बरदस्त पलटवार किया कि वो मतलब वाकई लोग उससे जो जरा भी कम जानता है उस इलाके को, घबरा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, सरकारें इसको कुछ और देखें, लेकिन जो सामान्य मुसलमान है, जो बहुत जानता नहीं, बहुत पढ़ता नहीं, उसके दिमाग में तो शुरू है कि यहूद और हनूद 2 हमारे दुश्मन। तो वो इस लड़ाई को ऐसा नहीं देख रहे हैं कि आतंकवाद की और एक देश के सरकार की लड़ाई है। वो इसको इस तरह से भी नहीं देखते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई है, 2 देशों की लड़ाई है। वो इसको इस तरह से देखते हैं कि इस्लाम और यहूद की लड़ाई है ये, जिसमें यहूदी को ख़त्म होना ही है। अच्छा, बहुत सारे मुल्ला मौलवी सिखाते रहते हैं और वो लोग मानते भी रहते हैं कि यहूदियों को तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए, इजराइल को ख़त्म हो ही जाना चाहिए। मतलब जो हमास के चार्टर में एक ख़ास बात ये थी कि उनको दुनिया के नक्शे से मिटा देना था इजराइल को। तो अब जो जिम्मेदार राष्ट्राध्यक्ष हैं या राष्ट्र हैं, वो कुछ भी समझें, कोई स्टेटमेंट ना दें, कुछ ना करें, लेकिन फिर भी वो इजराइल का खुल के साथ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली उनको अपनी जनता को भी अपीस करना है। अगर सारी जनता एक तरफ आ गई
तो वो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं जो कि उनके जो मुस्लिम सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। इधर ईरान जो है वो ऐसी चीज़ों को इसलिए भी भड़काता रहता है कि वो बहुत दिनों से खलीफागिरी करने की सोच रहा है, मुस्लिम उम्मा के एक अकेले सरमाएदार सरपरस्त की तरह सामने आना चाहता है, तो वो भी तैयार बैठा है बहुत तरह से डिस्टर्बेंसेस करने के लिए। इसलिए उस समय सऊदी अरब ने इस समझौते पे आगे काम बंद कर दिया था। लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बात है कि सऊदी अरब ने कभी भी कोई स्पष्ट ये नहीं दिया था बयान कि भाई अब हम ये समझौता नहीं करेंगे कि ईरान गलत कह रहा है। उस समय भी लोग अटकलें लगा रहे थे, सब शायद ये समझौता नहीं होगा। अगर आप जो मैं वीडियोस में आगे लिंक उसका दूंगी, आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे मैंने तब भी कहा था कि ये समझौता तो होगा, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो। क्यों? क्योंकि जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, वो बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, और जो जो ये देश इन्वॉल्व हुआ और उसमें इतने बड़े बड़े सोचने वाले लोग थे, उनको तो ये मालूम रहा होगा, ये जो अंदाज हम और आप लगा रहे थे वो तो वो ज़रूर कयास उन्होंने लगा लिया होगा, और ऐसी किसी इवेंचुअलिटी के लिए उन्होंने उसको सोच रखा होगा, तैयारी होगी कि इसको किस तरीके से करना है। तो इस वजह से ये जो है ठंडे बस्ते में चला गया। अब बात यह है कि अभी दोबारा क्यों शुरू हो रहा है। अब दोबारा क्यों शुरू हो रहा है, इसमें सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। अब देखिए MBS की तो हालत ये हो गई है कि अगर वो समझौता कर लेते हैं तो अपने यहाँ की पब्लिक को नाराज कर लेते हैं, अगर नहीं कर लेते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि पहली बात तो वो झुक गए, दूसरी बात वो जो एक ईरान को कंट्रोल करना चाहते थे, ईरान से उनको लगातार खतरा रहता है, ईरान पहले भी प्रॉक्सी उनके यहाँ हमले कराता रहता है, तो वो जो एक शांति चाहते हैं और अपने देश को आर्थिक प्रगति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, मतलब वो उस दिन की कल्पना कर रहे हैं जो कि कुछ ही दशकों में आ जाएगा जब उनके पास फॉसिल फ्यूल का जो रिजर्वायर खत्म होगा। उस दिन की तैयारी में वो अपने आप को दूसरी दूसरी चीज़ों में सामने लाना चाहते हैं, एक लिबरल देश की तरह अपने आप को सामने लाना चाहते हैं। वो भी अगर नहीं कर पाएंगे तो अब उनकी हालत तो अपनी ओर से ईरान ने साफ छछूंदर वाली कर दी। मतलब कि अगर वो समझौता करते हैं तो और न करते हैं तो दोनों हालत में वो चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह हों। लेकिन शायद उनको MBS की बुद्धिमत्ता का अंदाज नहीं था। मतलब शायद जो ईरान सोचता है MBS उससे अलग सोचते हैं, और उनकी अपने कंट्री को कंट्रोल करने की एक सामर्थ्य भी अलग है। शायद जो ईरान मुल्ला मौलवियों के भरोसे था, जो रेडिकल तत्वों के भरोसे था, उसको MBS बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हों। अभी हम फिर इस पे बात कर रहे थे कि आखिर ये समझौता रिवाइव क्यों होने वाला है। मतलब रिवाइव तो इवेंचुअली होने ही वाला था, बट व्हाई नाउ, अभी क्या हुआ है और किसका इनिशिएटिव है। बात यह है कि अमेरिका में इलेक्शन होने को है, और बिडेन ने बहुत सारी गड़बड़ियाँ इंटरनेशनल उसमें कर रखी है। नाम उन्होंने ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि उनके कंट्री के लोग भी उनकी पार्टी से भी नाराज़ हैं, डेमोक्रेट से भी नाराज़ हैं और उससे भी नाराज़ हैं। अब अगर ये इस समझौते को करा देते हैं तो एक तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाएगा कि जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हल कर सकता है। मतलब अमेरिका अभी भी इतना कमज़ोर नहीं हुआ है, अभी भी दुनिया की चौधराहट करने का उसके अंदर जज्बा है। तो उनको तो ऐसा लगता है। अब ये जो है बिडेन है, इसको जल्दी से जल्दी उनकी पार्टी निपटा देना चाहती है ताकि इलेक्शन में इसका माइलेज लिया जा सके। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद बाकी लोगों को उतनी जल्दी नहीं है, अपने स्पीड से आगे बढ़ना है। अब MBS को या हम कहें सऊदी अरब को इससे क्या फ़ायदा है। सऊदी अरब बहुत दिनों से सोच रहा है कि वो अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर, स्पेशली जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में और यहाँ वहाँ किया, तो जो उनके पार्टनर हैं उनको अब शायद उतना रिलायबल नहीं देख रहे हैं। तो MBS जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि ऐसा कोई सैन्य समझौता हो जाए जिससे हम सैनिक तौर पर थोड़े मजबूत हों। अच्छा, इजराइल से अगर उनका हाथ मिल जाता है और इस तरह से इजराइल, अमेरिका और सऊदी तीनों एक US ब्लॉक में आ जाते हैं तो ईरान इवेंचुअली कमज़ोर पड़ेगा। और अगर अमेरिका MBS की सहायता नहीं करता है सैन्य समझौते में, तो आप देखिए वहाँ पर चाइना पहले ही अपने इनरोड्स बना रहा है, और अगर चाइना की वहाँ बहुत ज़्यादा घुसपैठ हो जाती है तो अगेन ये अमेरिका को सूट नहीं करता। तो सबसे पहले तो सऊदी और इजराइल का समझौता अमेरिका को सूट कर रहा है, फिर सऊदी अरब को इसलिए सूट कर रहा है कि सऊदी अरब ने एक्चुअली सऊदी अरब एक बड़ा पैक्ट कर रहा है US से। उस पैक्ट में और जो चीज़ें हैं ये इजराइल के साथ समझौता उसी का हिस्सा है। तो उसमें जो इन्होंने कहा है वो कहा है सऊदी ने कि भाई हमको आप इस तरह से सैनिक उपकरण दीजिए, और हम सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो सऊदी अरब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है उसको चलाने के लिए नो हाउ और उसको चलाने के लिए जो उनको इक्विपमेंट्स चाहिए वो अमेरिका दे।
अच्छा, सऊदी अरब अपने देश की जो सुरक्षा है और जो अपनी जो सैन्य डेवलपमेंट है, मिलिट्री डेवलपमेंट है, उसको लेके एकदम नए सिरे से आजकल सोच रहा है। पीछे एक मैंने बात भी करी थी, आपको ने शायद वो देखा हो, कि जिसमें सऊदी अरब अब अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं और जो साझा युद्ध अभ्यास कहलाता है, उस सब के लिए पाकिस्तान को और उसको छोड़ के भारत की ओर आ रहा है। कुछ पहले ये कतर के संग भी करते थे, लेकिन अब इन्होंने भारत से बहुत सारे नए अग्रीमेंट साइन किए हैं। मतलब कि वो अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने जो सब कुछ जो उनको सैनिकों को सिखाना, अभ्यास कराना, उसके लिए, और जो हार्डवेयर है उसके लिए भी एक नए तरीके से अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। वो किस तरीके से डेवलप कर पाएंगे, उसके लिए वो अमेरिका से भी एक समझौता कर रहे हैं। अब उसी समझौते का हिस्सा है जो शायद अमेरिका सरकार चाह रही है फॉर द टाइम बिंग, इस समय अगर हम देखें तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि वो इजराइल के संग इनका समझौता हो जाए। तब इसमें इजराइल के संग समझौता करने से पहले दो बातें कही एमबीएस ने, या दो बातें कही सऊदी अरब ने, या आप कहें दो बातें रियाद कह रहा है। क्या है कि पहली बात तो ये है कि वहाँ जो गाजा स्ट्रिप पे है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन बंद किया जाए, और सऊदी अरब वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करेगा कि वहाँ पर डेवलपमेंट के काम शुरू हो जाएं। दूसरा, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर दो एग्जिस्टिंग नेशंस का जो एक सिद्धांत है, वो हर जगह टू नेशन थ्योरी बना ली जाती है कि हम किसी को टॉलरेट नहीं करेंगे पर हमको आप टॉलरेट करिए। तो वो जो एक टू नेशन थ्योरी है उसके चलते जो है इज़राइल पैलेस्टीनियन एक सॉवरेन कंट्री की तरह बनाने के लिए आगे मान जाए। अब ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि वो कह तो रहे हैं, लेकिन वो कितना अपने लोकल गैलरी प्ले करने के लिए कह रहे हैं और कितना वो सच में कह रहे हैं, इसको एक ही चीज़ से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कोई बाइंडिंग नहीं कही है इजराइल के लिए कि नहीं आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ये वो ये कह रहे हैं कि इजराइल हमको एक आश्वासन दे, वो हमको ये आश्वासन दे कि वो एक सॉवरेन पैलेस्टीनियन कंट्री टू नेशन थ्योरी पर सोचेगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि सऊदी अरब के लिए जितना इम्पोर्टेंट पैलेस्टीन का कॉज है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी सुरक्षा, अपने समझौते, अपने वो चीज़ें हैं। अब इज़राइल का क्या प्रॉब्लम है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इज़राइल पहली बात तो शायद थोड़ी बहुत मान भी जाए, लेकिन दूसरी जो है पैलेस्टीन की बात, वो नहीं मानेगा, क्योंकि ये नेतन्याहू का वो जो फार राइट स्टैंस रहा है उनकी पार्टी का, जिसमें किसी हालत में फ़लस्तीन को वो मान्यता नहीं देंगे। लेकिन बात शायद इतनी सीधी नहीं है। सिर्फ बात फार राइट उनकी आइडियोलॉजी की नहीं है, बात यह है कि इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर फ़लस्तीन वहाँ बैठ गया और उसने अपने विदेश जो है मामले और किन लोगों को बुलाना है, किन के संग हमको क्या करना है, ये सब अपने आप शुरू कर दिया, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि वो दोबारा फिर इजराइल के दुश्मनों को अपने यहाँ इकट्ठा नहीं कर लेगा और एक बार फिर ऑल आउट वॉर इजराइल को नेस्त नाबूद करने के लिए नहीं शुरू कर देगा। अब इस बात की तो गारंटी कोई ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो आतंकवादी संगठन होते हैं उनके पास कुछ भी लूज करने को नहीं होता। उनके आप किसी भी पैटर्न को रीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है सब नागरिक मर जाएं, मतलब नहीं है पैलेस्टीन पर हल चल जाए, उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। उनको अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं जो उनके नेता होते हैं, प्लस जो इनके हैंडलर्स होते हैं, जो उनके कंट्रीज होते हैं, जो उनको फंड कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो इस बात की गारंटी ना अमेरिका ले सकता है, ना सऊदी ले सकता है, अप टू सम एक्सटेंट ईरान खुद भी नहीं ले सकता कि अब हमास कोई ऐसा मिसएडवेंचर नहीं कर जाएगा। तो अभी तक की स्थिति है कि हर पार्टी तैयार बैठी हुई है समझौता करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लोकल पॉलिटिक्स के उन पे पेंच पड़े हुए हैं। जिस संदर्भ में जो भी होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और जैसे ही कोई फैसला आता है हम लोग इसके ऊपर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।